ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, अपना चैप्टर चल रहा था कैंचो वाला। उसमें हम आज पढ़ाते हैं आपको उत्सर्जन तंत्र। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? उत्सर्जन तंत्र। क्या पढ़ाएंगे? उत्सर्जन तंत्र। आप जानते हो उत्सर्जन तंत्र के बारे में कि इस तंत्र के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को क्या निकाला जाता है शरीर से बाहर। मतलब शरीर के अंदर बनने वाले उत्सर्जित पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। इसके लिए प्रत्येक जीव के शरीर में एक सुविकसित उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। अब बात करते हैं हम कैंचुए की। कैंचुए में जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो नेफ्रिडियल प्रकार का होता है। कैसा होता है बच्चों? नेफ्रिडियल प्रकार का। बताया जाता है कि शरीर के प्रथम 3 खंडों को छोड़कर शेष सभी खंडों के प्रत्येक खंड पर नेफ्रिडिया जो होता है, उत्सर्जन जो इसका नेफ्रिडिया प्रकार का है, उसके प्रत्येक भाग उपस्थित होते हैं। ध्यान रखना है बच्चों। इसका जो नेफ्रिडिया जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो बताया जाता है कि वो सीधी तथा कुंडलित पालियों का बना होता है, या कह सकते हैं नलिकाओं का एक समूह होता है। अब बताया जाता है कि इसका जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो बहिर्मुखी उत्सर्जन और एक आंतरमुखी उत्सर्जन। कौन कौन सा होता है बच्चों? बहिर्मुखी उत्सर्जन तंत्र और एक आंतरमुखी उत्सर्जन तंत्र। ये कह लो बहिर्मुखी नेफ्रिडिया व आंतरमुखी नेफ्रिडिया। बहिर्मुखी का तो मतलब क्या है? जो शरीर से सीधे ही अपशिष्ट पदार्थों को या उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निष्कासित कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? बाहर निकाल देते हैं सीधे ही शरीर से। वो तो होता है बहिर्मुखी। आंतरमुखी का मतलब वे नेफ्रिडिया जो उत्सर्जी या अपशिष्ट पदार्थों को कहां छोड़ते हैं? आहार नाल के अंदर। अर्थात वो शरीर के अंदर खुलते हैं आहार नाल में। आहार नाल में छोड़ते हैं और आहार नाल से वो अपशिष्ट पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद ध्यान रखना है कैंचुए का जो उत्सर्जन तंत्र होता है इसमें सबसे ज्यादा जल का अवशोषण होता है। जल को सोखा जाता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इसकी त्वचा नम बनी रहे। ये अपनी त्वचा को नम बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जल का क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। ये तो था बच्चों इसका उत्सर्जन तंत्र। अब बात करेंगे हम इसके तंत्रिका तंत्र की। कौन सा है बच्चों? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो होता है इसका ध्यान रखना है बच्चों। कैंचुए में सुविकसित खंडित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सुविकसित खंडित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। और इसका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो 3 भागों में बटा होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और कह सकते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। बच्चों कौन कौन सा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब इन तीनों का थोड़ा थोड़ा वर्णन है। जैसे पहला है, कौन सा बताया हमने? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग बताया? पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ध्यान रखना है ये किस किस से मिलकर बना होता है। एक तो ध्यान रखना है आपको अग्र तंत्रिका वलय और अधर तंत्रिका रज्जु। किस किस से बना होता है बच्चों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र? अग्र तंत्रिका वलय और अधर तंत्रिका रज्जु, इससे मिलकर बना होता है। दूसरी बात परिधीय तंत्रिका तंत्र जो साइड का काम करता है। अभी पहले हमने बताया था केंद्रिका तंत्रिका तंत्र 2 से मिलकर बना है। कौन कौन से? अग्र तंत्रिका वलय और अधर तंत्रिका रज्जु। तो बताया जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होगा? जो अग्र तंत्रिका वलय है और अधर तंत्रिका रज्जु है, इनसे निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं, जो न्यूरॉन होती हैं, जो कि संदेशों को शरीर में पहुंचाने का
अंगों से, ऊतकों से वापस मस्तिष्क तक या तंत्रिका तंत्र लाने का जो काम करती हैं, उनसे मिलकर बना होता है। बताया जाता है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में 8 से 10 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जो कि इसके पूरे शरीर में फैली रहती हैं और जो कि संवेदी और प्रेरक दोनों ही प्रकार की होती हैं। संवेदी का मतलब जो अंगों से सूचनाओं को तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती हैं, वो तो होती हैं संवेदी, और तंत्रिका तंत्र से जो सूचनाओं को वापस अंगों तक पहुंचाती हैं, वो होती हैं बच्चों प्रेरक। तीसरा है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ध्यान रखना है, ये जाली का रूपी होता है, अर्थात जाल के समान होता है, और बताया जाता है कि मांसपेशियां और जो आहारनाल होता है उसके प्रत्येक भाग तक ये फैला रहता है। तो ये था बच्चों इसका तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब पढ़ाते हैं, अगला है जनन तंत्र। क्या है? जनन तंत्र। आप समझ रहे होंगे जनन तंत्र का मतलब क्या होता है, ये किस तरह से जनन करता है, किस तरह से लैंगिक संपर्क बनाता है। तो ध्यान रखना है बच्चों, ये केंचुआ उभयलिंगी जंतु है। कैसा है? उभयलिंगी या द्विलिंगी जंतु है, जिसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें नर और मादा भाग दोनों ही उपस्थित होते हैं। और बताया जाता है कि केंचुए में पुपूर्वरता स्थिति पाई जाती है। पुपूर्वरता ये शब्द है। पुपूर्वरता का मतलब क्या है? जो नर भाग होता है वो मादा भाग से पहले विकसित होता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं बच्चों? पुपूर्वरता स्थिति। ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, इसके जनन तंत्र को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो नर जनन तंत्र और दूसरा मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में तो हम क्या क्या पढ़ेंगे? वृषण। क्या क्या बच्चों? वृषण, वृषण कोश, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और सहायक ग्रंथि। क्या क्या बताया है? वृषण, वृषण कोश, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि व सहायक ग्रंथि, ये भाग इसके नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। मादा जनन तंत्र में अंडाशय, अंडकीप, अंडवाहिनियां, मादा जनन छिद्र और शुक्रग्राहिका, ये भाग होते हैं। तो आपको नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के अलग अलग नाम याद रखने बच्चों। अब ये इसके भागों के नाम याद हो जाने चाहिए। अब बात आती है कि ये किस तरह से निषेचन करता है, लैंगिक संपर्क बनाता है। बताया जाता है कि वर्षा के मौसम के समय जब नम भूमि होती है, तो पृथ्वी के अंदर या भूमि के अंदर लगभग मैथुन की क्रिया केंचुए के अंदर 1 घंटे होती है लगभग। और मैथुन की क्रिया के समय अर्थात लैंगिक संपर्क बनाते समय दोनों केंचुए के हम कह सकते हैं, दोनों केंचुए के अधर सतह से इस प्रकार एक दूसरे से मिलते हैं कि उन दोनों केंचुए के जो नरजनन छिद्र हैं वो एक दूसरे के अर्थात शुक्रग्राहिका जो होती है उसके संपर्क में आ जाएं। उसके बाद क्या होता है, दोनों के जो शुक्र द्रव्य होता है अर्थात जो उसका पदार्थ होता है उसका वे आदान प्रदान कर लेते हैं और उनमें निषेचन की क्रिया हो जाती है। उसके बाद आपको पता ही है, पता क्या है कि एक कोकून बनता है जो उसके अंडे की क्या करता है, एक तरह से सुरक्षा करता है। और जब इस अंडों का प्रस्फुटन होता है तो हम कह सकते हैं केंचुआ बाहर निकल आता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, इसमें बाह्य प्रकार का निषेचन होता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना है, अपना टॉपिक अगला है पाचन तंत्र। क्या है बच्चों? पाचन तंत्र। ध्यान रखना है, पाचन तंत्र जो होता है किस तरह से ये भोजन ग्रहण करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, फिर शरीर से बाहर निकलता है। ये समस्त प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है बच्चों? पाचन तंत्र के अंदर। इसके पाचन तंत्र को बताया जाता है, इसका पाचन तंत्र मुख से लेकर गुदा तक फैला होता है। कहां से लेकर बच्चों? मुख से लेकर गुदा तक। जो आप चित्र में देख रहे हो इसके पाचन तंत्र जो कि आहारनाल के रूप में होता है। इसमें मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, पेशणी, आमाशय, ये आंत्र के भाग हो जाते हैं। पूर्व टिफ्लोसोलर,
आत्रसिका पश्च टिफ्लोसोलर, लसिका ग्रंथियां, आत्र वलय, टिफ्लोसोलर, ये सभी भाग जो होते हैं ये आहार नाल के भाग होते हैं जो कि पाचन तंत्र के रूप में शामिल किया जाता है। अब इसके एक एक भाग का वर्णन करेंगे। पहला भाग पढ़ रहे हैं हम, कौन सा? मुख। हमने पहले भी आपको बताया था कि जो मुख होता है वो प्रथम खंड में उपस्थित होता है। कहाँ होता है बच्चों? प्रथम खंड में। और यदि हम इसको बाहर से देखते हैं तो ये अर्धचंद्राकार रूप में दिखाई देता है, अर्धचंद्राकार छिद्र के रूप में एक तरह से दिखाई देता है। और बताया जाता है कि इसका जो प्रथम भाग है, हमने बताया भी था, वो परितुंड कहलाता है और इसका जो कि मुख के रूप में होता है और यहीं से भोजन का प्रवेश होता है, मतलब मुख से ही भोजन अंदर जाता है आहार नाल में। फिर आहार नाल के प्रत्येक भागों में वो क्या करता रहता है? जाता रहता है, जहां पर पाचन की प्रक्रिया होती रहती है। दूसरा भाग है बच्चों मुख गुहा। ध्यान रखना है, ये मुख से लेकर, कहां से लेकर? मुख से लेकर और तीसरे खंड तक फैली रहती है। कहां से बच्चों? मुख से लेकर तीसरे खंड तक फैली रहती है। इसमें अनुधेरीय वलन होते हैं। क्या होते हैं? अनुधेरीय वलय, अनुधेरीय वलन होते हैं। और मुख गुहा का कार्य क्या है? ये भोजन ग्रहण करते समय आगे पीछे होती रहती है, अर्थात बाहर अंदर बाहर होती रहती है, जिससे भोजन को एक तरह से ग्रसनी में पहुंचाया जाता है। अब अगला भाग स्टार्ट हो जाता है बच्चों ग्रसनी। ध्यान रखना है, ये चौथे खंड में उपस्थित होती है। कहां होती है बच्चों? चौथे खंड में उपस्थित होती है। और ये संयोजी ऊतकों तथा पेशी तंतुओं का एक पुंजनुमा संरचना होती है, एक समूह के रूप में उपस्थित होती है। और ध्यान रखना है बच्चों, इसमें लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां। अब लार ग्रंथियों में से क्या निकलता है? लार निकलता है। उस लार में बताया जाता है कि श्लेष्मा और प्रोटीन जो होती है उसको अपघटित करने वाले जो एंजाइम होते हैं, जो उसका अपघटन कर देते हैं, अर्थात उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं बच्चों? तोड़ देते हैं, वो पाए जाते हैं। अगला भाग क्या है? ग्रसिका, जिसको हम ग्रासनाल भी कहते हैं। ध्यान रखना है, ये बच्चों पांचवें खंड से आठवें खंड तक फैली रहती है। कहां से कहां तक फैली रहती है? पांचवें खंड से आठवें खंड तक फैल रहती है। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें किसी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता। उसके बाद भोजन ग्रसिका से कहां पहुंचता है? पेशनी में। ध्यान रखना है बच्चों, ये एक तरह से आठवें खंड से नवें खंड तक फैली रहती है। कहां से कहां तक? आपको खंड याद रखने हैं, कौन से खंड से कहां तक फैली रहती है? आठवें खंड से नवें खंड तक ये फैली रहती है। और बताया जाता है पेशनी, पेशनी एक पेशीय तंतुओं का एक समूह होता है और इसके माध्यम से भोजन को पीसा जाता है। अर्थात पेशनी का वर्ग क्या है? याद हो जाना चाहिए, भोजन को पीसने का काम करती है। कौन? पेशनी। उसके बाद क्या है? अमाशय। आपको पता है पेशनी आगे चलकर एक सक्रिय नलीनुमा संरचना में खुलती है, जिसको अमाशय कहते हैं। और बताया जाता है अमाशय नवें खंड से लेकर 14वें खंड तक क्या रहता है? फैला रहता है। कहां से कहां तक फैला रहता है बच्चों? नवें खंड से लेकर 14वें खंड तक क्या कर रहता है? फैला रहता है। इसमें अनेक वलन होते हैं और इसकी मुख्य बात याद रखनी है, इसमें कैल्सीफेरम ग्रंथियां होती हैं। क्या पाई जाती है बच्चों? कैल्सीफेरम ग्रंथियां। कैल्सीफेरम ग्रंथियां होती हैं। कैल्सीफेरम ग्रंथियां क्या होती हैं? जो मिट्टी का ह्यूमेरिक अम्ल होता है उसको क्या कर देती हैं? ये उदासीन कर देती हैं। अब बात करते हैं आंत्र की। किसकी बात करेंगे बच्चों? इसके बाद आंत्र का भाग स्टार्ट होता है। हमने बताया था आंत्र, ये ध्यान रखना है, ये एक तरह से आहार नाल की या पाचन तंत्र की सबसे अधिक चौड़ी नलिका होती है। और बताया जाता है कि ये 15वें खंड से शुरू होकर और अंतिम खंड तक फैली रहती है। कहां से बच्चों? 15वें खंड से लेकर 14वें खंड तक। तो आपको पता ही है क्या थी? पेशनी थी। अब 15वें खंड से लेकर शुरू होती है और अंतिम खंड तक आंत्र फैली रहती है। आंत्र के 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से। ध्यान रखने हैं आपको, कौन कौन से? पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र, पश्चिम टिफ्लोसोलर क्षेत्र और टिफ्लोसोलर क्षेत्र। ये तीनों भागों के नाम आपको याद रखने हैं बच्चों। अब पहला हम पढ़ाते हैं टिफ्लोसोलर क्षेत्र। ध्यान रखना है, ये 15वें खंड से लेकर 26वें खंड तक, 15वें खंड से लेकर 26वें खंड तक फैला रहता है। इसकी आंतरिक भित्ति जो होती है, इसकी
पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्रीय जो आंतरिक भित्ति होती है उसमें छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर का आपको काम याद रखना है, रसांकुर कह लो या सूक्ष्म अंकुर कह लो, इनका काम क्या है, ये भोजन को, जिस भोजन का पाचन हो जाता है उसको अवशोषित करने का कार्य करते हैं। उसके बाद ध्यान रखना है टिफ्लोसोलर क्षेत्र, ये 23वें खंड से लेकर 25वें खंड तक फैला रहता है और 27वें खंड से अंतिम 27वें खंड से अंतिम 23 से 25 खंडों को छोड़कर सभी खंडों में ये उपस्थित होता है। कौन सा? टिफ्लोसोलर क्षेत्र। और बताया जाता है कि इसमें जो सूक्ष्मांकुर होते हैं या रसांकुर होते हैं वो थोड़े आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं और ये एक तरह से बाहर, जिससे भोजन के अवशोषण की सतह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बताया जाता है कि जब सूक्ष्मांकुरों का आकार जब बढ़ेगा तो आपको पता है डेफिनेट भोजन का अवशोषण भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो भोजन के अवशोषण की जो दर है या सतह है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, पश्च टिफ्लोसोलर क्षेत्र ये 23वें खंड से 25वें खंड तक क्या रहता है, फैला रहता है। बल्कि इससे पहले वाला जो टिफ्लोसोलर क्षेत्र था वो 23 से 25वें खंड को छोड़कर शेष सभी खंडों पर उपस्थित होता है या पाया जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको ध्यान रखना है इसमें भी सूक्ष्म अंकुर होते हैं, इसमें भी भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। ये गुदा द्वारा बाहर खुलता है, क्या करता है, गुदा द्वारा बाहर खुलता है। अब लास्ट भाग क्या है बच्चों, इसका गुदा कह सकते हैं। शरीर के अंतिम खंड में क्या होती है, गुदा उपस्थित होती है, एक सूक्ष्म छिद्र के रूप में पाई जाती है और इसके माध्यम से भोजन के पदार्थ के साथ साथ मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको गोलियों के रूप में बाहर निकालता रहता है, जिसे एक तरह से कृमि कास्टिंग भी कहते हैं, एक वर्मी कंपोस्ट खाद ही बनाई जाती है केंचुए से। ठीक है, तो ये था बच्चों इसका पाचन तंत्र या आहार नाल। आज इतना ही काफी है, इसको आप ध्यान से पढ़ोगे। इसके नोट्स हमने ऑलरेडी आपको पहले ही भेज चुके हैं, वीडियो को देखकर आप नोट्स पढ़ोगे, उसके बाद उतारोगे। मैं मानता हूं आपके अच्छी तरह से समझ में आएगा। थैंक यू।